तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। तिब्बत के पास रात में लड़ाई का किया जा रहा है चीन सेना की तरफ से अभ्यास। जी दोस्तों आपको बता दें ये बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है चीन सेना को लेकर कि चीनी सेना भारत से सटी तिब्बत सीमा के पास युद्ध अभ्यास में उपयोग होने वाले हथियार भेजकर युद्ध का अभ्यास कर रही है। चीन सेना रात में अभ्यास कर रही है जिससे कि रात में युद्ध होने की स्थिति में भी वह जंग कर सके। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना रात के अंधेरे में तिब्बत कमांड के ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की तैयारी कर रही है। रात 1 बजे पूरी बटालियन ने तिब्बत की तंगुलिया माउंटेन की तरफ निशाना बनाकर युद्ध अभ्यास किया है। इस दौरान सभी गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद रखी। नाइट विजन डिवाइसेज के सहारे युद्ध लड़ने का चीन की सेना की तरफ से अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास के दौरान 2000 से ज्यादा मोटर्स, राइफल, ग्रेनेड, एंटी टैंक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ये अभ्यास कमांडर ऑफ स्काउट बटालियन माकिन की देखरेख में किया गया है। तो ये काफी बड़ा खुलासा हुआ है चीन को लेकर कि चीन लगातार बात करने की भारत से कोशिश कर रहा है और दावे कर रहा है कि हम इस मसले को जो है बात से सुलझाएंगे, लेकिन एक तरफ वह अपनी सेना को भी तैयार कर रहा है युद्ध के लिए। तो ये बहुत बड़ा खुलासा। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना फैलाने को लेकर शिवसेना का मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। कहा देश में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और मोदी हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय रावत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत में कोरोना वायरस फैलाने का दोषी ठहराया है। संजय रावत ने कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की वजह अहमदाबाद में अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में हुए कार्यक्रम को बताया है। संजय रावत ने कहा कि ट्रंप के चलते ही मुंबई और दिल्ली में इतने ज्यादा कोरोना महामारी के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही रावत ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की है और कहा कि लॉकडाउन बिना किसी योजना के लागू किया गया और अब लॉकडाउन हटाने की जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई है। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी गिराने की तमाम कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके महाविकास अखाड़ी सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने किया है वह महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है शिवसेना ने जो है कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 27 जून को आएंगे रिजल्ट। मूल्यांकन हुआ पूरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के रिजल्ट 27 जून को प्रदेश में जारी कर दिए जाएंगे। यानी ये काफ़ी अच्छी खबर आई है उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब आएगा और कब देखेंगे कि वो पास हैं या फेल। तो योगी सरकार ने फाइनली आज ऐलान कर दिया है कि 27 जून को इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 2020 के सभी छात्रों के रिजल्ट 27 जून को आ जाएंगे। इसी बीच बैठते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। गर्भगृह के चारों तरफ समतलीकरण का काम लगभग पूरा। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है राम मंदिर को लेकर कि 2022 तक पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है। रामलला के गर्भगृह स्थल के चारों तरफ 11 मई से चल रहा समतलीकरण का कार्य पूरा हो गया है। मंदिर की आधारशिला रखने की रूपरेखा तय की जा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने मंगलवार को कहा कि दिव्य भव्य राम मंदिर 2022 तक तैयार हो जाएगा। शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आग्रह किया जाएगा। महंत कमलनाथ दास ने कहा है कि रामलला को उनके दिव्य भवन में स्थापित करने के लिए हम इससे और अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं। वर्तमान में शासन जैसी अनुमति दे रहा है वैसे मंदिर निर्माण की दिशा में काम उठाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द राम मंदिर को बनाकर तैयार किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखने अयोध्या आएंगे। तो बड़ी खबर की ओर, तो INX मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और बेटे कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ ईडी ने फाइल की चार्जशीट बढ़ सकती है। दोनों की मुश्किलें वहीं लगे घोटाले के आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने INX मीडिया केस मामले में
पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के सामने कोर्ट में ई चार्जशीट फाइल किया। वहीं आपको बता दें कि इसमें आरोप है कि पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री रहते हुए 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को एफआईपीबी की मंजूरी दे दी थी, जिसमें कई अनियमितता बरती गई थी। सीबीआई ने इस मामले में साल 2017 में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जहां 15 मई को केस दर्ज किया था, तो वहीं इसके बाद उसी साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 21 अगस्त 2019 में उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जो है हिरासत में नहीं लिया गया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं और 305 करोड़ रुपए का बाप बेटे पर यह घोटाला लगाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली बॉर्डर सील करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, बताया अधिकारों का हनन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर सरकार द्वारा दिल्ली के सभी बॉर्डरों को 1 सप्ताह तक सील किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा बॉर्डरों को 1 सप्ताह के लिए सील करने का फैसला अनुचित और असंवैधानिक है। याचिका में दावा किया गया है कि इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस आदेश से दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को आवाजाही के अधिकारों का हनन दिल्ली सरकार के द्वारा हो रहा है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की कई अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन है और इन अस्पतालों में इलाज करवाने वाले के लिए यूपी और हरियाणा से आने वाले लोग के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि इन अस्पतालों का खर्च केंद्र की मोदी सरकार उठाती है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है और देखते हैं कि कोर्ट इसमें क्या फैसला आज सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी मीटिंग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बढ़ते कोरोना वायरस संकट के बीच आज प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर मोदी सरकार ने कई फैसले किए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में कुछ अहम फैसले मोदी सरकार ले सकती है। वहीं अक्सर हर हफ्ते बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि आज मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है किसानों या देश के युवाओं या किन्हीं कंपनियों को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश में कोरोना के केस 2 लाख के पार, 24 घंटे में आए 8,909 ताजा मामले पर अब तक 1,03,003 मरीज भी हो चुके हैं कोरोना महामारी से ठीक। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि लगातार इस महामारी का संक्रमण भारत में बढ़ता ही जा रहा है और 24 घंटे में 8 से 9 हजार के लगभग कोरोना महामारी के मरीज आ रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर पूर्ण रूप से फेल रही है और लॉकडाउन को जिस तरह से खोला गया है उस तरह से ही केस भी बहुत तेजी से भारत में अब बढ़ रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आत्मनिर्भर भारत पर मोदी सरकार हो रही है फेल। पहला मिलिट्री फोर्स से विदेशी उत्पादों पर पाबंदी के फैसले पर पलटी केंद्र की मोदी सरकार। अब कहा जल्द जारी करेंगे नई लिस्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पहला मिलिट्री फोर्स ने सोमवार को 1000 विदेशी उत्पादों के कैंटीन में बेचे जाने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। इसके चंद घंटे बाद ही केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर गैर स्वदेशी यानी विदेशी उत्पादों की लिस्ट को होल्ड करने को कहा गया था। साथ ही कहा गया था कि नई लिस्ट जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि देश भर की 1700 सेंट्रल पुलिस या CAPF कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी यानी भारत का बनाए हुए ही उत्पाद बेचे जाएंगे और विदेशी सामान कोई भी नहीं बेचा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर फिर से पलटी मारी और कहा कि हम जल्दी इसके लिए लिस्ट जारी करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है विदेशी खरीदी जाएंगी इनमें और कौन सी स्वदेशी खरीदी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार राष्ट्र के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। वहीं देशवासियों से अपील की थी कि विदेशी सामान को ना खरीदकर देश के बने हुए सामान को खरीदें, जिसके बाद पैरा मिलिट्री फोर्स ने 1000 से ज्यादा उत्पादों पर पाबंदी लगाई थी। कहा कि हम इनको नहीं खरीदेंगे और देश के बने हुए सामान को खरीदेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने पलटी मारी और कहा कि आपको विदेशी सामान अभी खरीदना होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो निसर्ग तूफान की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश
बारिश, 6 जिले अलर्ट पर, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तटों पर तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र की ओर बढ़ता आ रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक ये महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराएगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान मुंबई और अन्य तटीय क्षेत्रों में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। मुंबई और उपनगरों को अलर्ट पर रखा गया है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र के सिंधु, दुर्गा, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तटीय इलाकों में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और गार्डों को तैनात किया गया है। निसर्ग तूफान की वजह से मंगलवार सुबह से मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वहीं कुछ जगह देर रात तेज बारिश भी हुई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि 3 से 4 बजे के बीच ये तूफान जो है मुंबई में टकराएगा तटीय क्षेत्रों से। वहीं आपको बता दें कि जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर